अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाले अमन मुज़ाकरात दोनों फरीकैन के दरमियान बिना किसी मुआहदे के खत्म हो गए हैं। नायब सदर जेडी वैंस का वापस जाते हुए कहना था कि मुआहदा ना होने से अमरीका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता ये बात ईरान के लिए नुकसानदेह साबित होगी। जिसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर का कहना था कि मुज़ाकरात में तकरीबन तमाम बातों पर इत्तफाक हो गया था, मां सिवाय न्यूक्लियर पर। जिसके बाद अब हमारी नेवी अपनाए हुर्मुज़ की गुजरगाह को मुकम्मल बंद कर देगी ताकि वहां से किसी किस्म के भी जहाज की आमदोरफ्त ना हो सके। अमरीकी सदर का बजाते खुद एक तरह से ये अपनी शिकस्त का एतराफ ही लगता है, क्योंकि इससे पहले अमरीका अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश खत्म करवाने के लिए ईरान पर बहुत दबाव डाल रहा था, लेकिन इस हवाले से की जाने वाली तमाम तर कोशिशों में नाकामी के बाद अब अमरीका खुद अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश करने जा रहा है। कुछ दफाई माहिरीन का ख्याल यह है कि जैसे लोहे को लोहा काटता है, बिल्कुल वैसे ही अमरीका भी ईरान का हथियार ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसके बरक्स हकीकत यह है कि अमरीकी सदर के इस बयान के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गई और ये खदशा पैदा हो गया है कि अमरीकी मुहिम जोई सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि अमरीका का ये अमल एक बड़े तनाज़े को जन्म दे सकता है, क्योंकि अमरीका के इस इक़दाम से चीन भी मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल हो जाएगा। चीनी वज़ीर दिफा का अमरीकी ऐलान पर रद्द अमल देते हुए कहना था कि चीन ईरान के साथ तवानाई और तिजारती मुआहदों का एहतराम करेगा। बैरूनी दबाव या यकतरफा पाबंदियां चीन के फैसलों को मुतासिर नहीं कर सकती। बढ़ती इलाकाई कशीदगी के बावजूद ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी जारी रखेंगे। याद रहे कि चीन की जानिब से ईरान अमरीका तनाज़े पर अब तक मोहतात रद्द अमल सामने आया था, लेकिन ये पहला मौका है जिसमें चीन ने खुलकर ईरान की हिमायत का ऐलान भी किया है। दूसरी जानिब ये इत्तलात भी सामने आ रही है कि सफारतकारी के दरवाजे अभी मुकम्मल बंद नहीं हुए हैं, बल्कि आने वाले दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का एक और राउंड हो सकता है। क्या ऐसा मुमकिन है? और अमरीका के अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश के ऐलान के बाद सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी? ये कुछ इशूज हैं, इन पर बात करते हैं। कितना पुरुमीद रहना चाहिए कि डिप्लोमेसी ही स्टिल द वे टू गो, इस पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किए माहिर बैनुल अक़वामी उमूर के तज्ज़ियाकार हैं डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इख्तियार वली खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं इख्तियार वली खान साहब सर अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, मुज़ाकरात का जो राउंड पाकिस्तान में हुआ, राउंड इसलिए कह रही हूँ कि अभी कुछ उम्मीद बाकी है कि शायद जो है एक सेकंड राउंड हो सकता है। एक तो ये कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सक्सेस, इसके अंदर कोई शक नहीं है, दुनिया भर ने उसको एक्नॉलेज किया। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि कोई एब्सोल्यूट एग्रीमेंट हो जाए, जो कि नहीं हो सका। कितना पुरुमीद रहना चाहिए सर कि ये मामला यहाँ से आगे बढ़ेगा? मैं भी अपने डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट देख रही थी, वो ये कह रहे थे कि राउंड 2 जो है वो बड़ा जल्द एक्सपेक्टेड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यशमीन जमाल। देखिए, सबसे पहले बात आपको बताऊं कि एक दरवाजा जो गुज़श्ता 50 साल से, लगभग 5 दहाइयों से वो बंद था और उस पर कीले ठोक दी गई थी, हमने वो कीले निकाल के उस दरवाजे को खोल दिया है। वो मुज़ाकरात का दरवाजा पाकिस्तान ने खोला है। इतनी बड़ी दो कुव्वतों के बीच में जिरगा करना, उनके बीच में मीडिएशन करना, जो मतलब आप कह सकते हैं कि तीसरी जंग अजीम की तरफ कहानी सारी सिलसिला चल रहा था, बढ़ रहा था, तो उनको मुज़ाकराती मेज पे लाना एक कामयाबी है, और फिर मुज़ाकरात करना ये दूसरी कामयाबी है, और अभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद न करना ये तीसरी कामयाबी है। सो मुझे इसमें कोई नेगेटिविटी नजर नहीं आती है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और मुझे यकीन है कि आगे जो दौर होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जंग बंदी की कोई भी खिलाफ वर्जी भी नहीं कर रहा, तनाव मौजूद है, बेशक वो इतना लंबा तनाव है और इतना पुराना है, गांव इतना पुराने हैं गांव दोनों तरफ के, उसका इतने एक दिन इलाज मुमकिन नहीं था। सो आई एम वेरी होपफुल कि आगे जो दौर होंगे इसमें, और वो होने जरूर हैं, बिकॉज दोनों फरीकेन को इवेंचुअली ये बात समझ आ गई कि लड़ने के बाद और इख्तिलाफ रखने के बावजूद अगर कोई हल मौजूद है तो वो डायलॉग है, वो बायलैटरल वो है, डिस्कशन है कि आप उसमें बैठ के अपना मौक़िफ़ दे सकें। तो मुझे यकीन है कि इसका अगला दौर जल्द होगा और वो बामानी होगा। मैं कोई टाइम फ्रेम आपको नहीं दे सकता, लेकिन इतना मैं आपको जरूर कहूंगा कि जो खिड़की, जो दरवाजे हमारे वजीर आजम ने और फील्ड मार्शल ने और इसाक डार साहब ने खोले हैं, ये भी बंद नहीं हुए, ये बंद नहीं हुए, ये बंद नहीं हुए, ऐसा चलते रहे जी लग भी रहा है, और इसके लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो भी जारी हैं। डॉक्टर तैमूर, अगर इसी नुक्ते पे आपको गुफ्तगू में शामिल कर लूं कि खबरें यही हैं कि एक तो ये कि हौसला अफजा बात ये है कि जो टेम्पररी सीज फायर था उसकी कोई वायलेशन नहीं हुई है। दोनों पार्टीज ने इस बात का इतराफ भी किया है कि दे वर इंचेस अवे
from an absolute agreement. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ وہ جیسے بھی اختیار ولی صاحب بھی بات کرتے اتنا پرانا معاملہ ہے کہ فوراً سے شاید حل نہیں بھی ہونا تھا. پاکستان بھی سر کوششیں جاری رکھے ہوئے کہ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ایک سیکنڈ راؤنڈ ہو جائے. کتنی امید رکھنی چاہیے کہ دوبارہ یہ مذاکرات کی میز پہ پارٹیز آ سکتی ہیں؟ یہ 100% دوبارہ مذاکرات کی میز پہ ان دونوں نے آنا ہی ہے. اس کا اور کوئی حل ہے نہیں ان کے پاس. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بلاکیڈ کو بے شک بلاکیڈ کر دے مگر اسے تیل تو فلو نہیں کرے گا, اور جب تک تیل فلو نہیں کرے گا اس وقت تک گلوبل اکانومی کے اندر ریسیشن بڑھتی چلی جائے گی. اور امریکہ کے لیے اور دنیا کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سارا تیل اگر اسٹریٹس آف ہارموز میں تقریباً 20-25% تیل جو ہے وہ اسٹریٹس آف ہارموز سے آتا ہے, تو وہاں پہ اگر پھنسا رہے گا تو دنیا کی اکانومی تو نہیں چل سکتی. تو اس وجہ سے ان کو مذاکرات کی میز پہ آنا ہے. صرف ایک اور سولوشن ہو سکتا ہے امریکہ کے پاس, اور وہ یہ ہے کہ وہ اوور ویلمنگ فورس استعمال کر کے, تو جس طرح ٹرمپ نے کہا تھا کہ بھئی میں تو سب کچھ نیست و نابود کر دوں گا, تو پھر وہ کسی طرح سے لے لیں, بٹ وہ بھی کوئی فائدے مند نہیں ہونا ان کو. اس کی وجہ یہ کہ ٹیکس ویری لٹل ایکچولی. اس اسٹریٹس کو بند کرنے کے لیے آپ کو کوئی بہت میجر فورس نہیں چاہیے. ایک راکٹ لانچر بھی کھڑا ہوگا کسی کے پاس, تو ایک مائن لگی ہو کہیں پہ, تو انشورنس کمپنیز نے تو نہ کر دینی ہے کہ جی ہم انشور نہیں کر رہے, اور اگر وہ انشور نہیں کریں گے تو شپنگ نہیں چلے گی. تو اس وجہ سے اٹ ڈزنٹ ٹیک اے لاٹ ٹو شٹ دی اسٹریٹس آف ہارموز. اس وجہ سے میں آپٹیمسٹک ہوں کہ ان کو واپس میز پہ پہنچنا ہے. ایک آخری بات یہ کہ جے ڈی وانس نے بڑا کلیئرلی یہ بھی اپنے بیان میں کہا کہ جو ایجنڈا ہے جو ایران نے سامنے رکھا ہے اس پہ ہمیں اتفاق ہے, یعنی کہ جن نکات پہ ہماری بات چیت ہونی ہے, جن چیزوں پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے وہ ایکچولی آلریڈی ہو چکا ہے. اب بس یہ چھوٹا موٹا تھوڑا سا رہ گیا کہ اسٹریٹس آف ہارموز کون کنٹرول کرے گا. دیٹ سیمز ٹو بی دی ریئل ایشو. ہاں, جو ایک بون آف کنٹینشن ہے اس وقت وہ نظر آ رہی ہے, لیکن جو دوسری سائڈ بتا رہی ہے امریکہ کی اگر میں بات کروں تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بون آف کنٹینشن ہے اصل وہ نیوکلیئر کے اوپر کوئی اگریمنٹ نہ ہونا ہے. بٹ تھوڑا سا پہلے اس پہ بھی بات کر لیں. ابھی جو آپ نے تیل کی بات کی ہے نا سر, آپ نے دیکھا ہوگا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تیل اور گیس لیں, ہمارا سویٹسٹ آئل جو ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی, پہلی بات تو آپ کی یہ ہے کہ جو آپ نے پہلا نقطہ اٹھایا تھا which was نیوکلیئر, ہاں جی, یہ تو امریکہ جو ہے بیسکلی جھوٹ بول رہا ہے, سیدھی سی بات ہے, کیونکہ ایران ڈز ناٹ ہیو ویپنز گریڈ یورینیم. وہ یورینیم کو انرچ جو انہوں نے کیا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ اپنے پاور پلانٹس بنا سکیں. یہ بات انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے کنفرم کی ہے, یونائٹڈ نیشنز کے مانیٹرز نے کنفرم کی ہے کہ ایران کے پاس ویپنز گریڈ یورینیم ہے ہی نہیں. تو جو یورینیم ایران کے پاس ہے وہ پیسفل پرپسز کے لیے استعمال کر رہے ہیں, جو کہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن نہیں ہے. امریکہ ان سے کہہ رہا ہے یہ بھی آپ نہیں کر سکتے, یہ بھی ہمیں دیں. اور ایران کے نو ڈاؤٹ, میں اندر تو نہیں بیٹھا تھا مگر مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کیونکہ کئی دفعہ ڈائلاگ ہو چکے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ود ان دی انٹرنیشنل لا ہے, یہ انٹرنیشنل لا سے باہر ہے ہی نہیں, تو یہ آپ کس طرح ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ ریئل بون آف کنٹینشن ہے. تو باقی جہاں تک امریکہ کا دعویٰ ہے وہ تو جھوٹ ہے. دوسرا معاملہ آپ نے جو ریز کیا, ایکچولی سب سے بڑا بینیفیشری اس ساری سچویشن میں تو رشیا ہے, کیونکہ رشیا نے تقریباً اس 40 دن کی جنگ میں $9 بلین کا تیل بیچا ہے, $9 بلین کا, کیونکہ آپ کو پتا ہے رشیا پہ 12 مارچ کو ریموو کر دیے تھے. تو دے ہیو بین سیلنگ آئل لائک کریزی, اتنا پیسہ کمایا. اور یوکرین بڑا اپسیٹ ہے کیونکہ اب رشیا کے پاس پیسہ بھی آ گیا جس سے وہ مزید اپنی جنگ جاری رکھ سکتے ہیں. تو ٹرمپ چاہے یہ کہے کہ ہم سے تیل خرید لو, مگر یورپ جو ہے از مور انکلائنڈ کہ وہ رشیا سے خریدے, کیونکہ جیوگرافکلی وہ بالکل ساتھ ہے, خاص طور پہ جرمنی جیسا ملک تو رشیا سے خریدے گا نا. تو اس وجہ سے ان کو کوئی خاص اس میں فائدہ نہیں ہو رہا. اچھا, یہ بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ اختیار ولی صاحب, یہ کوئی دائرہ کار وسیع تو نہیں ہو جائے گا یہاں سے اس کانفلکٹ کا, کیونکہ چین کا ایران کو لے کر جو موقف ہے, جو میں نے ابتدائی میں بھی بات کی کہ پہلے اتنی وضاحت سے وہ بات نہیں کر رہے تھے, اب کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا ایران کو کس طرح سے دوبارہ ریپلینش کرنے میں ویپنز کی پروویژن کے اندر چائنا کوئی ہیلپ کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو چائنا کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ کوئی ایکسپینڈ تو نہیں ہو رہا یہاں سے دائرہ کار؟ نہیں, یہ ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ اب ایٹمی لڑائیاں جو ہے نا وہ تو لڑی نہیں جائیں گی. اب تو لڑائی جو ہے تم نے دیکھ لی کہ ایٹم بم سے زیادہ پاورفل اور خطرناک چیز جو ہے وہ ابنائے ہرمز ہے. اور اس نے صرف ایک ملک کیا, ایک خطہ کیا, اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. تو میرے خیال میں جنگ جو ہے وہ کسی پارٹی کو, کسی ملک کو سوٹ کرتی نہیں ہے. ایوری ون از ٹرائنگ کہ پاکستان جو ایفرٹس کر رہا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے. فریقین کیا تو ایون جو کو فریقس ہیں وہ
फरीकैन के जो पार्टनर्स हैं वो भी इस कोशिश में लगे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लड़ाई अब बनेगी या बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये मामला खत्म भी कैसे होगा? अभी जो डॉक्टर तैमूर भी गुफ्तगू कर रहे थे ना, न्यूक्लियर वाली जो बात वो कर रहे थे, ईरान ने उसके ऊपर बड़ा एक क्लियर मौक़िफ़ इख्तियार किया और मेरे ख्याल है दुरुस्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोई भी मुल्क हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। ऑन दी अदर हैंड अमेरिका ये कहता है कि बेशक ये पुरअमन इस्तेमाल का यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहे हैं ईरान, लेकिन जितना है वो भी हमें दे दें और इसके बाद किसी किस्म की इनरिचमेंट ना करें, जिसमें ज़ाहिर है ईरान एग्री नहीं कर रहा। देखिए, डेफिनेटली जो किसी मुल्क की अपनी वो होती है, एक इनफरादी हैसियत होती है और उसकी खुद मुख्तियारी होती है, उसकी आज़ादी होती है, वो उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। कोई मुल्क कॉम्प्रोमाइज़ आज तक किसी ने नहीं किए। जो लोग अपनी आज़ादी पर उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो वो फिर तारीख उन्हें माफ़ भी नहीं करती और बहुत पीछे चले जाते हैं। जहाँ तक बात है इसकी यूरेनियम की या उसकी, तो उसके लिए इदारे भी हैं, उसके लिए दीगर फोरम्स भी हैं और वो सारी चीज़ें जो हैं वो जो मीटिंग्स के अंदर डिस्कशन हुई है वो उस पे हुई है। मेरे ख्याल में अगर हम उसकी ज़्यादा नीटी ग्रिटी में ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज मैं, आप और आपके सारे पैनलिस्ट, हम उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जो इस वक्त मीडिएशन कर रहा है और हमारी कोशिश ये होगी कि मीडिएशन कामयाब हो जाए। मैं इस बात का कायल हूँ और मुझे इसका यकीन है कि एक न एक दिन ये मीडिएशन जो है ये कामयाब होनी है, जल्द या बदेर। मुझे आई एम नॉट श्योर कि इस पे टाइम हफ्तों का लग सकता है या शायद महीना दो और लग सकते हैं, लेकिन फरीकैन को ये बात समझ आ गई है कि they have to sit, they have to discuss and they have to sort out the matters. the matter। लेकिन इसमें फरीकैन की जब हम बात करते हैं ना, उसके अंदर एक शरारती फरीक भी है डॉक्टर तैमूर। इजराइल, आपको पता है जब ये मुज़ाकरात का आगाज भी हो रहा था उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि स्पॉइलर जो है वो वहीं से आएगा। और अब जो नेतन्याहू की एक स्टेटमेंट आई है कि जेडी वैंस ने मुझे अपडेट किया और उसके अंदर एक बड़ा मानी खेज जुमला था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन मुझे रोज ब्रीफ करती है। उसी रूटीन ब्रीफिंग के अंदर जो है उन्होंने मुझे बताया है कि क्या क्या मामलात हुए और ये मामला जो है ये तय नहीं पा सका। सवाल मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर कि अमेरिका ने बहुत कुछ लूज कर लिया ऑन द फेस ऑफ इट, तो ऐसा ही लग रहा है कि अब तो इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार होते जा रहे हैं, ना कोई यूरोपीय ममालिक जो है मदद को आए, नेटो के अंदर क्रैक्स पड़ गए, जो अपनी इंटरनल सो कॉल्ड मेगा बेस है डोनाल्ड ट्रंप की उसके अंदर भी अब लगता है कि क्रैक पड़ के इंटरनल सपोर्ट भी नहीं बाकी बची है। कैसे करेंगे न्यूट्रलाइज इजराइल को इस पूरी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि उसके अलावा ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के पास चारा कोई है नहीं। वैसे देखिए जी, अगर अमेरिका स्टैंड लेता है कि भाई हम इस जंग से निकल रहे हैं तो इजराइल अकेले के लिए बहरहाल प्रॉब्लम बन जाता है। उसकी वजह यह है कि देखें नेतन्याहू की स्ट्रेटजी क्या थी। स्ट्रेटजी उसकी ये थी कि मेरे साथ अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करे, मैं अकेला अगर ईरान पर हमला करूंगा तो नाकाफ़ी है। आपको पता है 8 महीने पहले उन्होंने 11 दिन जंग लड़ी, इजराइल और ईरान ने दूर दूर से एक दूसरे को मिसाइल्स मारे। तो नेतन्याहू की स्ट्रेटजी यही है कि भाई अमेरिका मेरे साथ जाकर जंग लड़े, इसीलिए वो बार बार ब्रीफ करते हैं उससे कि भाई ये बात हो रही है, ये बात हो रही है, और नेतन्याहू बार बार उसको जो है सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए उसने लेबनान में इतना बड़ा हमला किया। मगर ये बात डॉक्टर मलीहा लोधी ने बड़ी अच्छी तरह से अल जज़ीरा को जवाब देते हुए कही कि देखें जी, हम अमेरिका और क्या कहना चाहिए ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कर रहे हैं। वी आर नॉट, अगर हमें कोई ये कहे कि आप तो इजराइल के मामले में बड़े बायस्ड हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि हम हैं, हम तो उनको रिकग्नाइज ही नहीं करते एज अ स्टेट। तो हम वो तो पार्टी, हम तो अमेरिका से बात करेंगे कि वो उसको कहे कि भाई ये अग्रीमेंट है एंड यू बेटर ओबे इट। लेकिन ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन है ना सर। वो ऑलरेडी इजराइल जो है तुर्किया को भी धमका रहा है, लेबनान के साथ तो जो किया ही किया, 10 मिनट के अंदर सीज फायर की वायलेशन कर दी, लेकिन अब तुर्किया को भी धमका रहा है। तो इजराइल को लगाम डाल लेगा अमेरिका? चले वो तो जाहिर है हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन जो आपको सूरत हाल नजर आ रही है अमेरिका के लिए भी मुमकिन है। लगाम तो नहीं वो डाल सकेगा क्योंकि इंटरनेशनल लॉ को इजराइल वायलेट करता ही रहता है। हाँ। मगर जो उसका खतरनाक उसकी जो मंसूबाबंदी है ना कि हम यहाँ पे लड़ाई पैदा कर दें, अमेरिका को भी लड़वा दें। इवन मैं कहूँगा कि वो ये चाहते हैं कि गल्फ कंट्रीज और ईरान के दरमियान लड़ाई छेड़ दी। बड़ा जोर लगाया उन्होंने, बड़ा जोर लगाया उन्होंने, एग्जैक्टली राइट। और उन्होंने देखें सीरिया के अंदर सिविल वॉर पैदा करने में इजराइल का कलीदी किरदार, नेतन्याहू ने खुद स्टेटमेंट दी कि ये तो हमने करवाया। लिबिया के अंदर सिविल वॉर, यमन के अंदर सिविल वॉर, उनका कलीदी किरदार रहा है। फिर कुर्दिश लोगों को आर्म्स प्रोवाइड करना, ये भी नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा और अमेरिका ने प्रोवाइड किए कि ईरान की टुकड़े कर दो, तोड़ दो। सो पूरे खित्ते के अंदर जो रोग स्टेट है वो दर हकीकत इजराइल है।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया दफाई तज्जियाकार हैं रियर एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर थोड़ा सा क्योंकि अभी आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, हम पहले थोड़ा सा इन्हीं लाइंस पर बात करते हैं। आपसे आपका नुक्ता इस पे लेना चाहती हूँ कि किस तरीके से देख रहे हैं जो इस्लामाबाद में टॉक्स हुए, उसके अंदर पाकिस्तान का किरदार। पाकिस्तान ने तो भरपूर कोशिश की है कि मीडिएशन हो जाए और कोई देर पा अमन तक हम पहुंच जाएं, मगर ऐसा फिलहाल मुमकिन नहीं हुआ। यहाँ से आगे आप सूरत हाल को कहाँ जाता देखते हैं सर? आपको लगता है कि फाइनली एक दो राउंड और लग सकते हैं लेकिन हो जाएगा एक कंप्लीट फुल टाइम सीज फायर एग्रीमेंट? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पाकिस्तान के किरदार के बारे में तो कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान ने बेमिसाल किरदार अदा किया है इन रवायती हरीफों को एक मेज़ पर लाने में, इनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड की है। और इसके अलावा जो है वो मतलब एक ट्रस्ट बिल्डिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस तरह के कॉम्प्लेक्स किस्म की नेगोशिएशन में, जहाँ पे बहुत ओल्ड और हिस्टोरिकल इश्यूज हों, डीप रूटेड झगड़े हों, तो वहाँ पे ट्रस्ट की एक एनवायरनमेंट, ऐसा एक ट्रस्टेड मीडिएटर के जो एक कम्युनिकेशन में हेल्प कर सके। तो इस पाकिस्तान के इस जो किरदार का जो एक्नॉलेजमेंट है वो पूरी दुनिया की तरफ से हो रही है। और इसमें बड़ी खुशहाइन बात थी कि कम से कम इतने हरीफों का मिल के बैठना एक मेज़ पे ही बहुत बड़ी बात थी, जिसमें पाकिस्तान को उसका क्रेडिट दिया गया। और ये उम्मीद की जा रही थी कि अब इंशाल्लाह मजीद राउंड ऑफ टॉक्स होंगे और फिर बात आगे चलेगी। लेकिन इसके अंदर एक वाइल्ड कार्ड अभी जो ट्रंप साहब ने ब्लॉकेट करने का जो इंडिया दिया, और फिर अब उसको अभी कुछ ही लम्हों बाद वो इन्फोर्समेंट का टाइमलाइन भी शुरू हो जाएगी जी। वो एक मेरे ख्याल में एक बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है, क्योंकि सीज फायर और ब्लॉकेट साथ साथ नहीं चल सकते। क्योंकि ब्लॉकेट जो है वो वैसे तो जंग ईरान पे मुसल्लत की गई थी और जंग लड़ी भी गई, आपने देखा 6 हफ्ते के दौरान, लेकिन ब्लॉकेट इटसेल्फ एक एक्ट ऑफ वॉर होता है टेक्निकल और लीगल टर्म्स में। तो जब अगर सीज फायर 2 हफ्ते का अनाउंस किया है, तो अगर आप अभी ब्लॉकेट कर देते हैं तो उसका मतलब है कि सीज फायर आपने ब्रेक कर दिया। तो बहुत सीरियस डेवलपमेंट है। आज इस पे चीन के जो वजारत खारजा के तर्जुमान की एक सीरियस स्टेटमेंट भी आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये इंटरनेशनल आप भी गुजर गए हैं और इसमें आमदोरफ्त खुली रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वॉर एंड पीस के डायनामिक्स में तो डॉक्टर तैमूर ये है ही एक सीरियस डेवलपमेंट। थोड़ा सा माशी एतबार से भी इस पे कमेंट कीजिएगा कि जैसे ही टेम्पररी सीज फायर हुआ था, पहले दिन के अंदर ही मैंने कहीं पे फिगर पढ़ा कि वर्ल्ड इकोनॉमी ने $3 ट्रिलियन का जो है वो बिजनेस किया और कोई फायदा जो है वो हमने देखा कि दुनिया की इकोनॉमी को हुआ। जो अभी इस ब्लॉकेट की बात हो रही है, इसके अंदर जो ईरानी स्पीकर हैं उन्होंने ये कहा कि जो नाम नहाद नाकाबंदी है, इसके बाद जल्द ही आपको $4 से $5 वाला पेट्रोल याद आएगा। ये जो इस तरह के फैसले हैं, ये दुनिया की मईशत को डोनाल्ड ट्रंप के कितना नुकसान पहुंचाने वाले हैं? जी बहुत ही ज़्यादा शदीद। अभी तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते कितना नुकसान ऑलरेडी 40 दिन में हो चुका है। एक अंदाज़ा देखें कि जो UAE की स्टॉक मार्केट है उस पे से $120 बिलियन उड़ गए थे इन 40 दिनों की जंग के नतीजे में। 120 बिलियन कोई मजाक तो नहीं है। आप सोचें, ये सिर्फ एक मुल्क है और सिर्फ उनकी स्टॉक मार्केट जो डाउन गई है उसकी वैल्यूएशन आपको बता रहा हूँ। फिर मजीद आप ये देखें कि अमेरिका के जो तैयारे गिरे हैं, जो वो एक्नॉलेज करते हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट गिरे हैं, वो एयरक्राफ्ट जो है वो $2 बिलियन के वर्थ हैं उन एयरक्राफ्ट्स की। फिर जो ईरान के अंदर डैमेज हुआ है वो तो हमें कोई अंदाजा ही नहीं। और जो ग्लोबल इकोनॉमी में डाउनटर्न आया है, जिस तरह यहाँ पे तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, उनको तो अभी कंप्यूट करने में इकोनॉमिस्ट के पास टूल्स ही नहीं है कि अभी हम कंप्यूट कर सकें। ओवरऑल इसके नतीजे में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। बिल्कुल। तो ये अगर ये कंटिन्यू करता है तो जाहिर है मजीद इससे नुकसान जो है वही होगा। इसका कोई फायदा तो समझ में नहीं आता। हमें एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब ने भी ज्वाइन किया, सिक्योरिटी एनालिस्ट है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। तो थोड़ा सा आपकी राय इसी नुक्ते पर शामिल करना चाहते हैं कि आप पर उम्मीद हैं कि ये जो डायलॉग है इसका कोई राउंड 2 हो सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। डेफिनेटली जी, राउंड 2 डेफिनेटली होगा, नहीं तो एटलीस्ट प्रोग्रेस मैं इस मामले में पॉजिटिव हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगी। देखें, तमाम फरीकैन जो हैं इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि इसके नुकसानात जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और इसके फ़ायदे जंग के बहुत कम हैं। और उसमें अगर आप देखें तो ये जो ट्रंप और जो ज़्यादातर अमेरिकन की लीडरशिप है, ये बड़े इस मामले में केयरफुल हैं कि मार्केट बेस्ड लोग हैं, ये सारे बिजनेसमैन हैं और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिहाज से ये काम करते हैं। दूसरा, जो सबसे ज़्यादा चीज़ पावरफुल होती है अमेरिका में, वो
इनकी पॉपुलेशन होती है या पॉपुलेशन सपोर्ट होती है, जो कि डिफरेंस क्रिएट करती है, उनका ओपिनियन जो है वो डिफरेंस क्रिएट करता है। बाहर जो भी ममालिक कुछ कर लें या ये लोग कुछ कर लें, जब इनके अंदर से पॉपुलेशन में डिसेंट आ जाता है या उनकी अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो जाती हैं, जो कि हो चुकी हैं इस वक्त, और वो इनको पूछ रहे हैं कि ये जंग जो है किसकी, अमेरिका की जंग है या इसराइल की जंग है, और इसके हमें फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। डॉलर जो आपका पेट्रोल है वो $4 से ऊपर चला गया है, जो पहली दफा है अमेरिकन हिस्ट्री में कि इतना महंगा हुआ डॉलर। उनका एक रिसेशन सा आ रहा है, आम लोग जो हैं, जो उनकी एक मिडिल क्लास है, उसकी काफी इशू हो चुके हैं उसकी बाइंग पावर के लिहाज से। और ऑफ कोर्स मतलब उनके जितने इत्तेहादी हैं, एलाइज हैं, उनमें भी एक सीरियस कंसर्न है कि ये जंग हम किसके लिए लड़ रहे हैं और इस जंग का मकसद क्या है। इट्स एन अनजस्ट वॉर। और तमाम जो एक चीजें जो ईरानियन डेलीगेशंस ने अगर सामने रखी, और हम सब जानते हैं कि उनमें लेजिटिमेसी नजर आई कि उन्होंने 2-3 चीजें जो कही, और जिसके लिए मैं समझता हूँ कि राउंड 2 डेफिनेटली होना चाहिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि जी हमारी जो सैंक्शंस हैं उनको खत्म किया जाए, जो कि इतनी जंग में हमारी तबाहकारी हुई है, उससे हमारी पॉपुलेशन को रिलीफ मिले। और दूसरी चीज ये थी कि हमारे ऊपर जो आपने जो हमारे एसेट्स रखे हुए हैं अमेरिका में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, उनको रिलीज किया जाए ताकि हम रिकंस्ट्रक्शन कर सकें अपनी। और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, क्योंकि ये हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में आता है, तो ये हमारा हक है कि इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो न्यूक्लियर इशू है, देखें जितनी तबाहकारी आज हुई है ईरान की, क्या हम समझते हैं कि अगर ये ईरान न्यूक्लियर होता तो कभी इसको इतनी डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ता, या कभी कोई आपके अपने मुल्क पे कोई मैली आंख उठा सकता है बिकॉज यू आर अ न्यूक्लियर पावर? तो न्यूक्लियर वाले जो एलिमेंट है वो डिस्ट्रक्शन की बजाय आपको एक सिक्योरिटी और सेफ्टी और डिटरेंस देता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके हाँ जी सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है, सॉरी आपको इसलिए इंटरप्ट कर रही हूँ सर, एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आके इन इश्यूज पे व्यूअर्स हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें इसी कॉन्फ्लिक्ट और जो सीज फायर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो जाएगा, नहीं हो सका। जावेद इकबाल साहब की जो अभी अमेरिका की तरफ से बात आ रही है सर, बंदिश की, अपनाए हुर्मुज़ की ब्लॉकेट की जो बात अमेरिका कर रहा है, थोड़ा सा जाहिर है क्योंकि सर आपका फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज भी है, ये कर भी सकता है अमेरिका? क्योंकि ये सवाल भी मैंने देखा कि बहुत से लोगों के जहनों में है कि स्ट्रैटेजी क्या है इसके पीछे और ये इंप्लीमेंट कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल, जैसे ब्लॉकेड जिसको एक आम उर्दू में नाकाबंदी कहते हैं या एक हिसार कायम कर लेना, तो ब्लॉकेड जो है वो किसी एक इकोनॉमिक बेसिकली होता है, एक इम्प्लीमेंटेशन मेजर होता है जिसके अंदर ये जहाज़ों को डिप्लॉय करके, बहरी जहाज़ों को, और उस मुल्क की जो तिजारत है वो बिल्कुल बंद कर दी जाती है। पहले तो ये क्लोज ब्लॉकेड हुआ करता था, बंदरगाहों के बाहर जो है वो बहरी जहाज दुश्मन के आ जाते थे और किसी भी जहाज को ना वो निकलने देते थे ना वो एंटर होने देते थे, एक बड़ी बहरी ताकत जो है। लेकिन अब चूंकि वो एक मिसाइल वॉरफेयर और इसमें इतने ड्रोन्स और इस तरह की डिस्ट्रक्टिव चीजें आ गई हैं कि डिस्टेंस ब्लॉकेड होता है। जिस तरह अभी ट्रंप ने और ये सेंटकॉम ने ऐलान किया कि वो ईरानी पोर्ट्स का ब्लॉकेट करेंगे बेसिकली, कि ईरान की पोर्ट्स में जो भी जहाज, बहरी जहाज जा रहे हैं और आ रहे हैं उनको ब्लॉकेट करेंगे। तो इसमें ये मुमकिन तो बहुत मुश्किल है इसका ऑन ग्राउंड होना 100% ब्लॉकेट, क्योंकि ब्लॉकेट की 3-4 शर्तें हैं कि उसको डिक्लेयर होना चाहिए, डिक्लेयर तो उन्होंने कर दिया, उसकी जो ज्योग्राफिकल है एरिया के किस एरिया में ब्लॉकेट होगा वो भी एक तरह से थोड़ा सा क्लियर है, लेकिन उसमें भी एक अभाम है क्योंकि डिस्टेंस ब्लॉकेट का ये है। फिर उन्होंने एनफोर्समेंट बड़ी इसकी जो है एक शर्त है कि इम्पार्शियल होना चाहिए, यानी बेशक न्यूट्रल मुल्क का जहाज जाए, बेशक चीन का जहाज हो, बेशक रूस का जहाज हो, वो ना तो ईरान की बंदरगाह में जा सकता है ना वहां से निकल सकता है। अब ये वो चीज है कि जो एक इसको बड़ा क्वेश्चन मार्क कर देती है। जैसे मैंने अभी बताया कि चीन की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, रूस की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। चीन और रूस ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद वीटो की थी, अगर आपको याद हो कि एक हफ्ता 10 दिन पहले, जिसमें ये इत्तेहादियों की तरफ से ये एक मूव लाई गई थी कि हम अपने हुर्मुज़ को थ्रू मिलिट्री मीन्स यानी नेवल फोर्सेस के जरिए इसको खोलें, लेकिन इसको वीटो किया उन्होंने। और ब्लॉकेट भी देखें तो अब इसके अंदर जब ईरान के जो फ्लैगशिप्स हैं, जो मर्चेंट हैं, जो तेल बरदार जहाज हैं, जब वो तेल लेकर निकलेंगे या जब वो चीन की तरफ अगर कहीं गए हुए जो फार ईस्ट की तरफ, और जब वो वापस आ रहे होंगे और जब अमेरिकी बहरिया उनको पकड़ेगी, अरेस्ट करेगी, तो ईरान रिस्पॉन्ड करेगा। और वो ईरान रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? थ्रू मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। जैसे पहले भी अब्राहम लिंकन पे उन्होंने जो है वो 17 डायरेक्शन से हमले किए।
इसके अलावा जो गल्फ की जो तेल की तनसीबात हैं वो बदस्तूर उनकी रेंज में है, हाँ, क्योंकि ईरान के तेल बरदार जहाज़ों को पकड़ना, उनके जो मुआशी ज़र्ब लगाना है, तो वो भी इसका सही, उसके जो मैकेनिक्स है थोड़ा सा बिल्कुल ठीक है, वो इसी तरह के होंगे। थोड़ा सा एक और इशू है, उस पर मैं चाह रही हूँ आप लोगों की राय लूँ। जरा पहले डॉक्टर तैमूर रहमान को शामिल कर लेते हैं। सर, सऊदी अरब पाकिस्तान की फोर्सेस का वहां जाके डिप्लॉय होना अभी 1-2 दिन के अंदर, 2 दिन के बाद गालिबन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का सऊदी अरब का दौरा एक्सपेक्टेड है, उसके बाद वो तुर्किया जाएंगे। अगेन जो बात मैं पहले कर रही थी कि ये कॉन्फ्लिक्ट है या पीस मेकिंग एक्टिविटी है, इसका दायरा कार कहीं ना कहीं तो एक्सपैंड हो रहा है। ये जो एक्टिविटीज है इनको आप कैसे देख रहे हैं? जी, इनको इसी निगाह से देखते हैं कि पाकिस्तान ग्लोबली भी और रीजनली भी एक अहम किरदार अदा कर रहा है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो इसी चीज़ की जद में हुआ था कि आपको याद होगा कि हमास के लोग कतर आए थे नेगोशिएशन करने के लिए, और वहाँ पे इजराइल ने मिसाइल मार के उनको असैसिनेट किया। उसके 2 दिन बाद सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान ये तय पाया। इसमें पाकिस्तान की इंटेंशन ये नहीं थी कि ये जो डिफेंस पैक्ट है ये ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किसी सिलसिले में हो, और इनफैक्ट जब से जंग शुरू हुई है पाकिस्तान ने इस जंग को भी कंडेम किया है, इसको इलीगल भी डिक्लेयर किया है, और जल्द अज जल्द अमन की बात भी की है। सो बेसिकली इस वक्त जो सऊदी अरेबिया के लिए मेजर कंसर्न है वो यही है कि जो इसराइल इंस्टेबिलिटी फैला रहा है, और जिस तरह से वो खित्ते के अंदर इंस्टेबिलिटी फैला रहा है, तो और जिस तरह से उन्होंने जो अमेरिका के साथ मुआहदे किए थे जिसके तहत उन्होंने बड़े बड़े अड्डे बनाए हुए थे, सिर्फ सऊदी अरेबिया ने नहीं बल्कि गल्फ कंट्रीज़ ने, जो बड़े बड़े अड्डे कतर के अंदर एंड अदर प्लेसेस में मौजूद हैं, वो उनको अब लाइबिलिटी लगते हैं। सो दे आर लुकिंग एट अदर स्ट्रेटजीज़ कि हम अपनी सिक्योरिटी को किस तरह से गारंटी करें। आफ्टर ऑल आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया की आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और अगर उनकी फ़ौज को देखें और पाकिस्तान की फ़ौज को देखें तो पाकिस्तान की पूरी मुस्लिम दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज़ और न्यूक्लियर आर्म्ड आर्मी है। तो इस वजह से सऊदी अरेबिया जो है तलाश कर रहा है कि हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट कोई ऐसा करें जिसमें पाकिस्तान भी किसी हवाले से शामिल हो, शायद चीन भी शामिल हो। बिल्कुल ठीक है, तो इसीलिए आपको लग रहा है कि उन लाइंस पे शायद कोई काम हो रहा है। एयर मार्शल आमिर मसूद साहब, सर यही नुकता आपसे भी पूछना चाह रही हूँ, किसी खदशे के पेश नज़र से ये डिप्लॉयमेंट हुई है जो पाकिस्तानी फोर्सेस की हुई है सऊदी अरब में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसके ऊपर जाहिर है बहुत सारे एंगल्स हैं जिनके ऊपर डिबेट हो रही है, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो दौरा है सऊदी अरब है, आपके ख्याल में उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, मैं जाती तौर पे समझता हूँ इट इज मोर ऑफ अ सिंबॉलिक थिंग, क्योंकि ये हमने एक इत्तेहाद है हमारा सऊदी के साथ, जो एक रिलेशनशिप है हमारा उनके साथ, तो उनको एक अपनी खैर सगाली के तौर पे आप समझें, एक ब्रदरहुड जेस्चर के तौर पे हम उनके साथ बहुत सारी एक्सरसाइजेज ओकेजनली करते रहते हैं, और सऊदीया जाता रहता है हमारा कंटिजेंट। तो मैं समझता हूँ कि ये बेसिकली एट दिस मोमेंट ऑफ क्राइसिस उनको वो है कि उनको एक किस्म का आप यकजहती का इजहार है। इट इज मोर ऑफ अ सिंबॉलिक देन टू बी यूज्ड एज फॉर ऑफेंसिव और समथिंग लाइक दैट। ऐसी कोई बात मेरा नहीं ख्याल के किसी चीज के इस्तेमाल होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया एज सच कोई दुश्मन उनके है नहीं, तो उनको थोड़ी बहुत आ रही है एक किस्म का ऑफेंसिव, वो ईरान की तरफ से आ रहा है। तो पाकिस्तान के ईरान के साथ एक बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं नहीं समझता कि किसी तरह से कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन इसकी होगी इन एनी सॉर्ट ऑफ वॉर टू काउंटर एनी दिस थिंग। तो इट्स मोर ऑफ अ सिंबॉलिक थिंग, और होपफुली मतलब इट विल रिमेन एज सिंबॉलिक इंशाल्लाह। जी, जो डिप्लॉयमेंट है वो आप कह रहे हैं सिंबॉलिक है, जो दौरा है प्राइम मिनिस्टर का सर, फिर उसके बाद ये भी एक्सपेक्टेड है उसके बाद कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तुर्किया भी जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान ने एक बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया है कि सऊदीया और कतर और स्पेशल जो गल्फ हैं उनका वो अपना एक टेम्परेचर को लो रखें और किसी किस्म का वो रिएक्शन ना शो करें या रिस्पांस ना दें जो कुछ ईरान की तरफ से आ रहा है। और अगर अभी तक आप देखें तो ये एक हद तक पाकिस्तान इस मामले में सक्सेसफुल रहा है, तो कि इन्होंने कोई ऑफेंसिव लॉन्च नहीं किया गल्फ स्टेट की तरफ से। हालांकि सऊदी के ऊपर भी और उनके कतर के ऊपर भी यूएई की काफ़ी मिसाइल वगैरह हमले आए, यूएई की तरफ से थोड़ा बहुत रहा, मगर ये कि सऊदीया ने बहुत रेजिस्टेंस, और उसका मेन वजह यही है कि पाकिस्तान ने इसमें एक कलीदी किरदार अदा किया है। और प्राइम मिनिस्टर का उधर जाना भी इसी चीज़ की एक कड़ी है कि हमें रिस्ट्रेन शो करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, और आगे इंशाल्लाह मामलात बढ़ेंगे कि इन मुल्कों ने कोशिश करना है। इनके इनकी बाउंड्री साथ है, इनके अफीम साथ है, इनकी आवाम की जो एक आप समझ लें एक उसकी जो भलाई है
وہ بھی ان آپس کی بھلائی میں ہے اور اسی طرح اسٹیبلٹی آ سکتی ہے. بالکل آئی تھنک پیس از دی اونلی آنسر. دنیا میں ظاہر ہے ان سب ممالک نے جو ہے وہ کو ایگزسٹ کرنا ہے اور ان چیزوں سے جتنی جلدی کانفلکٹ سے ڈس انگیج کر لیں, میرا خیال ہے ایٹ لارج فار دا ورلڈ, دنیا کی اکانومی یا سیکورٹی کی بات کریں اس کے لیے بہت امپورٹنٹ. آپ کا بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب, ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب, ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب. پروگرام میں آپ لوگ ہمارے ساتھ شریک رہے. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.